हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया की इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इंडिया के अंदर में दो प्रॉब्लम सामने निकल के आई। पहला था एजुकेशन की प्रॉब्लम और दूसरा था पॉवर्टी की प्रॉब्लम। इन दोनों प्रॉब्लम को इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता था बाय एनर्जी सिक्योरिटी, लेकिन एनर्जी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने उस टाइम पे। यानी जो इंडिया की जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो ज्यादातर कोल से हुआ करती थी। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स भी हमें सोचना पड़ेगा। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, उसका सेल्फ रिलायंट होना एनर्जी के ऊपर। अगर हम किसी और दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, डेफिनेटली हमारा जो इंपोर्ट कॉस्ट आता है, उसके जो खरीदने का जो कॉस्ट आता है, वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। इसीलिए इंडिया ने डिसीजन लिया कि हमें फ्यूचर में अपने सिविल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे इंडिया इस फेवर में भी था कि हम किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट को और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के फेवर में नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यह भी बताया कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, अपनी सिविल न्यूक्लियर पावर को डेवलप करना चाहते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और होमी जहांगीर बाबा, जो उस टाइम पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर पूरे वर्ल्ड के सामने ये चीजों को रखा कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से, जिस ग्रुप में होने की वजह से जो लोग हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट के फेवर में ना रहें। डेफिनेटली न्यूक्लियर पावर तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, बट मिलिट्री पावर पे फोकस ना जाए। 1940s में चलने वाले वर्ल्ड वॉर 1945 में जिसकी एंड होता है, उसका एक कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट पूरा वर्ल्ड देख चुका था। तो कुछ कंट्रीज हमारे इस फेवर में बिल्कुल थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, कुछ आसपास की कंट्रीज को मिला के, जिसको हम बोलते हैं एलटीबीटी या फिर पीटीबीटी, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्टमेंट ट्रीटी या फिर लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्टमेंट ट्रीटी। इस ट्रीटी में डिसाइड किया गया कि कोई भी कंट्री बड़े कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेंगी, सिर्फ सिविल यूज के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। बट 1963 में इस चीज को रिजॉल्व कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, और 1968 में एक और ट्रीटी सामने निकल के आती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जिस ट्रीटी में यह डिसाइड किया जाता है कि हम किसी भी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को और न्यूक्लियर पावर को प्रोलिफाई नहीं करेंगे, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। इस एनपीटी को फाइनली 5 मार्च 1970 में फाइनली रेटिफाइड कर दिया जाता है और बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बट डेफिनेटली क्योंकि हम पीटीबीटी से पहले, जो हमारा पीटीबीटी और एलटीबीटी था, वो पहले हम साइन कर चुके थे, लेकिन उसका इफेक्ट हमें पता चल चुका था। होमी जहांगीर बाबा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये बता चुके थे कि ये जो ट्रीटीज हैं ये हम जैसी कंट्रीज को रेस्ट्रिक्ट कर देंगी और पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर सकती हैं हैव और हैव नॉट में। तो हमें आगे होने वाली जो ट्रीटीज हैं उनको साइन नहीं करना चाहिए। फाइनली इनकी डेथ होने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होने के बाद 1970 में जब ये हमारा ये ट्रीटी हमारे सामने आती है, तो इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। डेफिनेटली इस ट्रीटी के फिर पीछे बहुत सारे क्वेश्चनिंग हुए कि इंडिया इस ट्रीटी को क्यों साइन नहीं कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे चाइना और इंडिया, दो खतरे इंडिया के सामने थे, जिसकी वजह से इंडिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस तरह की ट्रीटी साइन करने में, जो हमें रेस्ट्रिक्ट कर देती किसी न्यूक्लियर टेस्ट या फिर किसी न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। 1996 में 10 सितंबर को सीटीबीटी आता है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्टमेंट ट्रीटी, और वो अभी तक भी रेटिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरह की जो जितनी भी ट्रीटीज होती हैं वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। चाहे वो कंट्री सिविल एनर्जी डेवलप करना चाह रही हो, फिर भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। यही सारी चीजें को सोचते हुए 1950s में होमी जहांगीर बाबा जी एक प्रोग्राम लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का मेन टारगेट था 2050। जी हाँ, 1950s में वो प्लान कर रहे थे कि 2050 के अंदर में हम एनर्जी को किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, यानी इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म विजन। उस टाइम के लोगों ने इतना लॉन्ग टर्म विजन रखा कि फ्यूचर में इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो 3 स्टेज प्रोग्राम लेकर आए। और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बाहर कंट्रीज से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से, इन कंट्रीज से हम एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स को भी इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। 1950s में यह पहली बार हुआ कि जब हम पहली बार कोई न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर को हम इंपोर्ट करते हैं, जिसका नाम था
एक तरीके से बोल सकते हैं अप्सरा। अप्सरा जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर था, इससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी ये सिर्फ उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो रिसर्च पर्पस के लिए होगा। आज का हमारा टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को एवोल्यूशन किया, या फिर बोल सकते हैं कि किस तरीके से हमारी न्यूक्लियर डेवलपमेंट हुई, और आज हम किस स्टेज पे हैं। आज हमारे इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, आज हम कितने परसेंट प्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी से करते हैं और कितना परसेंट प्रोडक्शन दूसरी किसी एनर्जी से करते हैं। आइए इसी चीज को आज डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको यह बता दें कि चहल एकेडमी दशहरा के इस शुभ अवसर पर एक प्रोग्राम लेकर आया है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें वो 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो जस्ट अवेलेबल हैं 49,999 में, और जो हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो जस्ट अवेलेबल है 19,999 में। ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, सिर्फ दशहरा टाइम पीरियड के लिए। और अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक को क्लिक करके इंफॉर्मेशन रिवील और ले सकते हैं। इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो 1950s में ये सारा प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें होमी जहांगीर बाबा लेकर आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मेनली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे मेनली फोकस किया गया, यानी कहने का मतलब है सिविल एनर्जी के ऊपर हमारा मेन फोकस था। 1962 में टू प्रमोट द यूज ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम एज फ्यूल, हम एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 भी लेकर आए, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी एनर्जी को किस तरीके से प्रोलिफाई करेंगे, किस तरीके से हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे। होमी जहांगीर बाबा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने वाले यही न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। बैकग्राउंड की ओर अगर हम बात करें तो इंडिया डिड नॉट साइन द एनपीटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां हमने एलटीबीटी साइन कर लिया तो होमी जहांगीर बाबा जी ने बोला कि इस तरह के एग्रीमेंट्स को साइन करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दूसरी कंट्री जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है उनके ऊपर अगर अब कोई रेस्ट्रिक्शन होती है तो एज सच उनके पास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारी जैसी कंट्री जिसके पास अभी न्यूक्लियर एनर्जी ना के बराबर है, अगर उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज होगी, डेफिनेटली हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को सिविल पर्पज के लिए भी यूज नहीं कर पाएंगे और प्रोलिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते हमने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, जो कि 5 मार्च 1970 को आया। 5 मार्च 1970 इंडिया की तरफ से डॉक्टर केपी उन्नी कृष्णन ने भी यूएन जनरल असेंबली में क्लियर कट ये बोल दिया था दैट इंडिया वुड नॉट सब्सक्राइब टू एन ट्रीटी दैट ऑफ एन एटीट्यूड दैट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू हैव और हैव नॉट। एक इंडिया इस तरह की ट्रीटी में जो पूरे वर्ल्ड को हैव और हैव नॉट में डिवाइड करते, इस तरह की ट्रीटी में बिलीव नहीं करता। अगर चाइना और पाकिस्तान इस तरह की ट्रीटी को साइन करने के लिए राजी हो जाते हैं तो इंडिया इस बारे में सोच सकता है, बट डेफिनेटली अगर जब तक वो राजी नहीं है तो हम इस तरह की कोई ट्रीटी साइन करने वाले नहीं हैं। इस चीज को हमने रेडियो कास्ट किया, यानी ब्रॉडकास्ट किया रेडियो के थ्रू इन यूएन जनरल असेंबली बाय द केपी उन्नी कृष्णन, उस टाइम पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फाइनली इन 2008 द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट टॉप ट्रस्टेड कंट्रीज में से आती है, यानी कभी भी इंडिया ने किसी भी कंट्री के जो ट्रस्ट है उसको तोड़ा नहीं है। डेफिनेटली बायलेटरल रिलेशंस के अंदर में हमें रिलेशंस इंप्रूव करने पड़ते हैं, कभी हमारे जो रिलेशंस खराब भी होते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा किसी कंट्री के साथ नहीं किया जिसको हम धोखा बोल सकते हैं। डेफिनेटली इसकी वजह से हमारी जितनी भी ट्रीटीज हमने जो साइन नहीं भी की है उसको हमने प्रॉपरली फॉलो जरूर किया है। इसी वजह से एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में 2008 के अंदर में इंडिया को एक स्पेशल वेवर दिया गया कि ये कंट्री इतना कुछ होने के बावजूद भी ये सारी ट्रीटीज को साइन अगर नहीं भी किया फिर भी फॉलो प्रॉपरली कर रही हैं। इस वजह से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमें एक स्पेशल वेवर मिलता है। उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स के अंदर में एक इंडिया को स्पेशली इंक्लूड किया कि कोई कंट्री के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए ये चीज अलाउड है कि वो न्यूक्लियर मटेरियल दूसरी कंट्री से खरीद सकता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है।
वहीं पे बात करें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एक 48 कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है जो कि ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड को देखते हैं, किस तरीके से किस कंट्री के पास कितना मटेरियल है, किस कंट्री को कितना मटेरियल देना है। ये एक 48 ग्रुप का जो मेंबर है, इसका इंडिया मेंबर अब फिलहाल के लिए इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से बनना चाहता है, बट डेफिनेटली उस टाइम पे जो हम मेंबर नहीं थे तब भी हमें वेवर मिला, आज तक हमें वो वेवर मिलता आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया एनपीटी साइन ना करने के बाद भी, सीटीबीटी रेटिफाई ना करने के बाद भी हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई न्यूक्लियर मटेरियल को इंपोर्ट करने में। वाई इंडिया वांटेड, डेफिनेटली आज की हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हम भी और न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोलिफाई करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, न्यूक्लियर जो सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम इसका मेंबर बनना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स जो हमारे ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स हैं 48 कंट्रीज, जिसमें एक कंट्री है हमारा ये चाइना। ये चाइना हमारी जो मूवमेंट है, चाइना हमारी जो एंट्रेंस है इनटू द एनर्जी, उसको ये ब्लॉक करके बैठा है। अगर चाइना, क्योंकि इसके अंदर में जितनी भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको पहले राजी होना पड़ेगा, ताकि जिससे कि वो नेक्स्ट किसी एप्लीकेंट को या मेंबर को इंक्लूड कर सके। यानी इसके अंदर में वीटो पावर चलती है, जिस वीटो पावर के चलते बाकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड मेंबर्स हैं उन सभी की राजामंदी होनी चाहिए, जिससे आप एक नेक्स्ट मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं पे इंडिया ने जो एमटीसीआर साइन किया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इन 2016, ये जो हमने साइन किया है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसको साइन करने के लिए भी चाइना को हमारी जो इन्फॉर्म यानी एक तरीके से परमिशन चाहिए। इस वजह से इंडिया ने भी इसकी जो एंट्रेंस है चाइना की वो ब्लॉक की है। वहीं पे चाइना ने हमारी एंट्रेंस इंडिया में एनएसजी में ब्लॉक की हुई है। डेफिनेटली इस चीज को बायलैटरल रिलेशन से इसको शायद मेरे ख्याल से इस चीज को सॉल्व किया जाएगा फ्यूचर में, जिसमें हम इंडिया जो चाइना को एक एमटीसीआर की मेंबरशिप देने की कोशिश करेगा, और इन चाइना अगर चाहेगा तो हमें एनएसजी की मेंबरशिप भी यहां पे मिल सकती है। डेफिनेटली सिर्फ चाइना ही यहां पे अभी ब्लॉकेज नहीं है, और दूसरी कंट्रीज भी यहां पे एक ब्लॉकेज बन के बैठी है, जिस वजह से यहां पे प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि इंडिया एक एनएसजी का मेंबर बन जाए। लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो अगर हम मेंबर नहीं भी हैं फिर भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आज तक देखने को नहीं मिली, कोई बड़ी प्रॉब्लम जिससे हमारी जो एंट्रेंस है किसी ग्रुप के अंदर में रुक जाए या फिर हमारे इंपोर्ट पे उसका फर्क पड़े। डेफिनेटली चाइना अपोजिशन एंड द बिग कॉन्सिक्वेंस रोड बैक, डेफिनेटली चाइना हमारी एंट्रेंस को यहां पे रोक देता है, वहीं पे हम इसके एंट्रेंस को एमटीसीआर में भी रोक पा रहे हैं। इज बीजिंग गेटिंग आइसोलेटेड? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इसके जो आसपास के जो ग्रुप्स हैं, टर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, ये सारी कंट्रीज जो है बैक कर रही हैं चाइना को, यानी चाइना को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं, जिस सपोर्ट की वजह से ये इस तरीके से इंडिया को अपोज कर पा रहा है। बात करें होमी जहांगीर द्वारा दिया गया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब है कि कब हम किस टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करेंगे। तो 1980s में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाना स्टार्ट किया। फाइनली सबसे पहले 1950s में हमने रिसर्च रिएक्टर्स खरीदे, जिसमें पहला रिसर्च रिएक्टर था अप्सरा, उसके बाद हमने जर्लीना लिया, उसके बाद हमने साइरस लिया, उसके बाद हमने ध्रुव लिया, उसके बाद हमने पूर्णिमा लिया, उसके बाद हमने नामिका लिया, सॉरी कामिनी लिया, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। इतने सारे रिएक्टर्स लेने के बाद अब हम इस पोजीशन में थे 1980s में कि हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को खुद भी बना सकते हैं। तो हमने इंडिया के अंदर में बाहर की कंट्रीज को बुला के और अपनी ही कंपनीज को बुला के एक ज्वाइंट वेंचर में अपने खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप किया, जिसमें पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इस रिएक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद उसका मैनेजमेंट किया जाता है। इस प्रोसेस को आइए इसको ठीक से देखते हैं। दिस इज अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इस रिएक्टर के अंदर में ये जो चीज है इसको हम मेनली रिएक्टर बोलते हैं। इसके अंदर में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हम यूरेनियम 235 92 को एक न्यूट्रॉन सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिप्टॉन, बेरियम और 3 न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन 3 न्यूट्रॉन्स में से फिर एक न्यूट्रॉन
एक दूसरे यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करेगा और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और जब ये फास्ट रेट से न्यूट्रॉन्स एमिट होते चले जाते हैं तो आपस में इन दोनों का कोलिजन होगा। ऐसे मिलियंस और ट्रिलियंस न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, उनके अंदर में कोलिजन होगा। उस कोलिजन की वजह से एक हीट जनरेट होगी और अगर ये एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो ये हीट उस सॉल्यूशन को मिल जाएगी, जो कि यहां पे है हैवी वाटर। यानी जब भी यहां पे न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे, न्यूट्रॉन्स के एमिट होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने की वजह से यहां पे जो प्रेजेंट D2O है, जिसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, ये हैवी वाटर जो है ये हीट अप हो जाता है। इस हैवी वाटर को फिर हम डायरेक्ट कर देते हैं टुवर्ड दिस साइड, और इन ट्यूब्स के अंदर में हैवी वाटर ये फ्लो करता है। और जब ये फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ यहां पे प्रेजेंट होता है नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर का यहां पे मतलब है H2O से। एक नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर लिया जा सकता है। यूपीएससी ने भी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पूछा, क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट में समुद्र से पानी लिया जा सकता है? डेफिनेटली प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, जिनके आसपास कोई रिवर नहीं है, कोई फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर का सोर्स नहीं है, वो अपनी जो पानी की पूर्ति है वो आसपास के जो समुद्र है वहां से भी इसको ले सकती हैं। इस इतने होने के बाद यहां से ये इसको गर्म कर देगा, यानी ये नॉर्मल वाटर हीटअप हो जाएगा। इसकी वजह से यहां से स्टीम प्रोड्यूस होगी। स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद हम इसको डायरेक्ट कर देंगे टुवर्ड्स द टरबाइन ब्लेड। यहां पे टरबाइन ब्लेड चलने लग जाएंगे और टरबाइन ब्लेड विल बी कनेक्टेड विद द जनरेटर, और ये जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज हाउ वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हीट प्रोड्यूस की जाती है D2O के अंदर में बाय द कॉन्टिन्यूअस एमिशन ऑफ द न्यूट्रॉन्स। D2O को डायरेक्ट कर दिया जाएगा इन ट्यूब्स के अंदर में। ट्यूब हीट को प्रोवाइड कर देंगे नियर बाय वाटर को, वाटर स्टीम प्रोड्यूस करेगा, स्टीम हम डायरेक्ट कर देंगे टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर, फिर वो टरबाइन से कनेक्ट होगा, टरबाइन कनेक्ट होगा जनरेटर से, जनरेटर इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में प्रोड्यूस कर देगा। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज। बट ऐसा करने में हमारा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट जिसको हम नेक्स्ट स्टेज में भी यूज कर सकते हैं, दैट इज प्लूटोनियम 239। तो इस प्रोसेस के अंदर में अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में, तो इंडिया के अंदर हम जनरली नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं। नेचुरल यूरेनियम का मतलब है इसके अंदर 0.7% यूरेनियम 235 प्रेजेंट होता है और 99.3% यूरेनियम 238 प्रेजेंट होता है। डेफिनेटली जो 99.3% यूरेनियम 238 है, दिस विल कन्वर्ट इनटू द प्लूटोनियम 239, और ये जो है यूरेनियम 235, दिस विल कन्वर्ट इनटू द क्रिप्टॉन, बेरियम, और ये प्रोड्यूस करेगा 3 न्यूट्रॉन्स। सो फाइनली ये वाला हमारा जो वेस्ट है ये प्रोड्यूस होता है क्रिप्टॉन, बेरियम, न्यूट्रॉन्स और प्लूटोनियम 239। जो फर्स्ट स्टेज से प्लूटोनियम 239 निकल के आता है उसको हम सेकेंड स्टेज यानी सेकेंड टाइप के रिएक्टर, जो अभी कुडनकुलम, तमिलनाडु और इस साइड में लगे हुए हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसको हम बोलते हैं, ये यूज करता है बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239 जो कि फर्स्ट स्टेज से आया। यानी होमी जहांगीर बाबा जी का एक टारगेट था कि हम अपनी एनर्जी को जो रिक्वायरमेंट है उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लेके जाएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से जरूरी हो जाता है कि किसी भी चीज को मैक्सिमम एफिशिएंटली यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। तो जितना भी हमें वेस्ट यहां से निकलता है हम उसको चाहते हैं कि सेकेंड स्टेज के पावर प्लांट में इसको यूज कर लिया जाए। तो इसमें से एक बहुत अच्छी क्वांटिटी का प्लूटोनियम हमें मिल जाता है जिसको हम सेकेंड स्टेज में यूज करते हैं। और नेक्स्ट होगा हमारा थर्ड स्टेज जिसको प्लान किया गया है 2040 या फिर 2050 में। यानी इन रिएक्टर्स को स्विच ऑन किया जाएगा, बनाया जाएगा 2040 2050 तक इसको चलाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो हमें चाहिए वो है थोरियम। इंडिया की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 1% यूरेनियम इंडिया के पास है। 1% यूरेनियम इंडिया के पास है। वहीं पे अगर हम थोरियम की बात करें तो लगभग 25% थोरियम इंडिया के पास है। यानी क्वांटिटी में थोरियम बहुत ज्यादा है। अगर इसका टोटल क्वांटिटी देखें 3,30,000 टन्स के आसपास हमारा ये थोरियम प्रेजेंट है, और यूरेनियम हमारा जो प्रेजेंट है दैट इज 70,000 टन्स। 70,000 टन्स। बट इसके अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूरेनियम में जो 1% हमारा पूरे वर्ल्ड का 1% इंडिया में है,
70,000 टन्स। इस 70,000 टन्स में जो अभी मैंने बताया आपको, सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 ही प्रॉपरली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। रिमेनिंग 99.3% यूरेनियम 238 बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। इसकी वजह से जो हमें परसेंटेज ये कम है, इसमें और भी कम परसेंटेज, यानी इसका सिर्फ 0.7% प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर पाते हैं। वहीं पे थोरियम के साथ एक एडवांटेज है कि थोरियम खुद फिजाइल नहीं है, लेकिन थोरियम को हम यूरेनियम 233 में सबसे पहले कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसका कोई आइसोटेप टॉप भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें इसे फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें फिल्टर करने की जरूरत पड़ सकती है, बट यहां पे फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो थोरियम की जो क्वांटिटी है हमारे पास वो बहुत ज्यादा है। प्लस में थोरियम एज सच हम डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम 233 में। देन यूरेनियम 233 बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे और फिर इसको यूज किया जाएगा। डेफिनेटली इस कन्वर्जन में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इस वजह से इसका जो टारगेट रखा गया है 2040 या फिर 2050 के आसपास। तो हमारी थर्ड स्टेज का नाम हो जाता है थोरियम बेस्ड रिएक्टर, जिसमें हम थोरियम को पहले यूरेनियम में कन्वर्ट करेंगे और फिर यूरेनियम को एज अ फ्यूल हम किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसको लगाएंगे। तो इंडिया में 3 स्टेज प्रोग्राम है। करंटली हम सेकंड स्टेज पे आ गए हैं 2018 में। 1980s में हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स में थे, जिसको मेनली हम 2000 के बाद स्टार्ट करना शुरू किया है हमने। इसके बाद हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2018 के पास आते हैं और फिर हम ये जो नेक्स्ट स्टेज होगा 2050 के आसपास यहाँ पे पहुंचेंगे। बात करें रॉ मटेरियल की, कितना रॉ मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, थोरियम हैज द एडवांटेज ओवर द यूरेनियम एज रॉ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट एज पर द करंट टेक्नोलॉजी। क्योंकि थोरियम के अंदर एक एडवांटेज है कि थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया जाएगा और थोरियम का कोई ऑल्टर यानी इसका कोई आइसोटॉप एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आइसोटॉप होता है तो सेपरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है। हम थोरियम को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पहले यूरेनियम में कन्वर्ट करके और फिर यूरेनियम 233 को हम यूज करेंगे एज अ फ्यूल। थोरियम इज यूटिलाइज्ड एज अ लेटर स्टेज। डेफिनेटली अभी मैंने बताया अभी, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है। अब डेफिनेटली एक शुरुआत है और हम धीरे 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 हम थोरियम पे स्विच करेंगे। बात करें कि की एडवांटेजेस क्या है थोरियम के, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अबंडेंट रिसोर्सेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। इंपोर्ट को ये रोक सकता है, इंपोर्ट हमारा कम हो सकता है। सेफ्टी कंसर्न, थोरियम वेस्ट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ यूरेनियम 233 व्हिच इज डिफिकल्ट टू वेपनाइज and produce limited radioactive debris and more chemically than stable than uranium। यानी बात करें तो यूरेनियम में प्रोड्यूस होने वाले जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा हजार्डियस होते हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए हमें अलग से खर्चा करना पड़ता है, अलग से पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर में थोरियम को जब हम कन्वर्ट कर लेंगे यूरेनियम 233 में, तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट है और उसका जो वेस्ट है वो भी कम प्रोड्यूस होता है, रेडियो एक्टिविटी भी कंपैरेटिवली इसके अंदर में कम होती है। इसलिए सिर्फ इस वजह से थोरियम को हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल है, प्लस में थोरियम को पूरा का पूरा हम यूज कर सकते हैं यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करके। वहीं पे यूरेनियम का सिर्फ 0.7% ही हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पे हमारी क्वांटिटी भी यूरेनियम की कम है। तो डेफिनेटली थोरियम जनरेट्स मोर एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास कंपेयर टू द यूरेनियम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। बात करें सिग्निफिकेंस की न्यूक्लियर एनर्जी की, डेफिनेटली अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो टारगेट है, यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से सिर्फ आप 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, तो वो टारगेट हमारा सक्सेसफुली एक तरीके से अचीव हो सकता है। चीपर टू ऑपरेट, nuclear power plant cost only 30 to 35% of coal plant and 20 to 25% of a gas combined cycle plant। यानी जो कोल और उसके दूसरे हम जो अल्टरनेटिव्स है गैस, इसके कंपैरेटिवली इनिशियल स्टेज में नो डाउट हमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करने में, बट एक बार अगर ये प्रोड्यूस हो जाता है तो ओवरऑल हमारा कोल या दूसरे किसी पावर प्लांट से खर्चा इसके अंदर में कम आता है। firm dispatchable power, unlike solar, wind, renewable energy, it is not dependent on the climate and weather। डेफिनेटली जिस तरीके से सोलर एनर्जी हमारे सोलर जो एनर्जी है वो हमारे सन के ऊपर, वेदर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है, इस तरीके से हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इफ यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस इट डायरेक्टली विदाउट एनी असिस्टेंस।
बात करें न्यूक्लियर एनर्जी और केस में क्या फायदा हो सकता है, डेफिनेटली हमारा जो इंपोर्ट बिल है, हम एक अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है इसको हम इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। एवरी ईयर वी आर स्पेंडिंग 8 लाख करोड़ रुपीज ऑन ऑयल इंपोर्ट। इंपोर्ट बिल में जो आता है हमारे हर साल, यानी हम लगभग $100 बिलियन को हम इंपोर्ट जो है हमारा कोल का और पेट्रोलियम का, इसको हम तो काफी हद तक हम इसको कम कर सकते हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो हमारा एक तरीके से बढ़ेगा। अदर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आज हम स्पेस में हम यूज कर सकते हैं, रॉकेट्स के अंदर में इसको लगा के कम वेट के अंदर में हम रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं। हम डिसैलिनेशन प्लांट्स में इसको यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे कि कोबाल्ट 60 हो गया, आर्सेनिक 74 हो गया, सोडियम 24 हो गया, आयोडीन 131, आयोडीन 120, 130, 125A, ये सभी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं जिसको हम कैंसर ट्रीटमेंट में या फिर कहीं मेडिकल थेरेपीज में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बढ़ेंगी अगर हम इसके ऊपर में धीरे धीरे रिलायंस हो जाए तो। सेफ्टी कंसर्न है डेफिनेटली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जैसा कि जैतापुर के अंदर महाराष्ट्र के अंदर में हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। 999900, यानी 9900 मेगावाट का, अप्रोक्सीमेटली 10,000 मेगावाट कैपेसिटी का एक न्यूक्लियर प्लांट होगा जैतापुर में, महाराष्ट्र में। बहुत सारे एनवायरमेंटल कंसर्न और जो इश्यूज लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड अभी इसमें चल रहे हैं, बट डेफिनेटली अगर ये डेवलप होता है तो वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा पावर प्लांट इंडिया में डेवलप होता है तो उतने ही बड़े रिस्क भी इंडिया में डेवलप होते हैं। लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे सामने। Fissile material accessibility, thorium though abundant cannot be directly used, while uranium has to be imported and there is only limited supply in the Indian state of the Jharkhand। यानी अगर हम बात करें तो ये मोनाजाइट सैंड में स्पेशली कोस्टल एरियाज में हमें मिलता है थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। और स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया जो है, यानी जो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और थोड़ा बहुत अगर हम बात करें साउथ में आंध्रा, इस वाले रीजन में हमें सबसे ज्यादा यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम मिलते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने। बात करें कि स्टेप्स क्या लिए गए हैं आज तक इंडिया प्रोग्राम को इसमें डेवलप करने के लिए, तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हमारे जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उसको देखती है। साथ में अगर हम बात करें तो इंडो रशिया कॉर्पोरेशन में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप किया जा रहा है, जैसा भी मैंने अभी बताया आपको। बांग्लादेश में भी रोपर प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, यानी हम लगा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट, और हमारी कंट्री में दूसरी कंट्रीज न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रही है। यानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर का एग्जांपल इससे अच्छा नहीं हो सकता। एनहांस फ्यूल सप्लाई, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक माइनिंग एंड फार्मिंग टाइज विद कंट्रीज। यूएसए के साथ हमने बहुत अच्छा टाई किया हुआ है, फ्रांस के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, कजाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन है, ईरान, इजराइल, इन सब के साथ भी हमारा रिलेशन है। और ये सब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे अच्छी लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी इन कंट्रीज के साथ में रिलेशन अगर हमारे होते हैं तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। इस तरह का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वीवीईआर टाइप का जो रिएक्टर्स हैं हम बना रहे हैं, नियर अबाउट 160 किलोमीटर दूर है ढाका से, और इसके अंदर में $13 बिलियन का ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और ये 24 के एंड में या फिर 25 के स्टार्टिंग में ये इन ऑपरेशन भी आ जाएगा। बात करें स्टेप्स की, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंदर में, यानी इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल इस्टेब्लिश टू कंप्लाई विद द सिविल लायबिलिटी डैमेज एक्ट। न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल और एक्ट लाया गया 2010 के अंदर में, जिसमें जो बाहर से कंपनीज आके न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती है और जो इंडिया में कंपनीज इंडिया पावर प्लांट बनाती है, अगर एक्सीडेंट होता है तो उनको कितनी लायबिलिटी देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना लायबिलिटी देना पड़ेगा। एट प्रेजेंट अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो 1500 करोड़ रुपए उस पर्टिकुलर कंपनी को देने पड़ेंगे, रिमेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको करेगी। इससे पहले इसको डिसाइड किया गया था कि सारा का सारा पैसा वो पर्टिकुलर कंपनी देगी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, बट डेफिनेटली इसकी वजह से दूसरी कंपनीज और कंट्रीज इंडिया में नहीं आना चाहेंगी, क्योंकि हम उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटीज हो जाती है। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप लिया कि हम 1500 करोड़ के बाद जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी। इस अमाउंट का अभी पहले 500 करोड़ हुआ करता था और अभी इसको 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
अगर हम बात करें कि रिसर्चेस और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि महाराष्ट्र में है, वो हमारा मेनली फोकस कर रहा है थोरियम को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कलपक्कम तमिलनाडु में ये बनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा इंडिया के अंदर में। याद रखिएगा, हमारे पास जो मेनली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो ज्यादातर यूरेनियम बेस्ड हैं। थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा इस यहाँ पे तमिलनाडु में। डेफिनेटली इसका अभी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये स्टार्टिंग है, क्योंकि हम 2050 में थोरियम को प्रॉपरली यूज करेंगे। एक ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रगति नाम का, जिसमें हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंडिया के अंदर में। अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे हमारे पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया के अंदर में, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर में, जिसमें से 22 में से जिस स्टेट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश में नरोरा है, तमिलनाडु में मद्रास, कुडनकुलम तमिलनाडु में, तारापुर है हमारा महाराष्ट्र में, कैगा है कर्नाटका के अंदर में, काकरापार है गुजरात के अंदर में, और राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है राजस्थान के अंदर में। ये सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जिसमें हमारी टोटल जो कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 7000 मेगावाट हो जाती है। अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल एनर्जी की जो 2.5 से लेकर 3%, 2.5 से लेकर 3% हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर एनर्जी से होती है। 65% कोल से होती है, 15% हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हाइड्रो से होता है, रिमेनिंग हमारा रिन्यूएबल से होता है। यानी अभी भी सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो 60% कोल से होता है, लेकिन धीरे 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 जो हमारा न्यूक्लियर है 2.53% से हम इसको धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि कुछ ही सालों में ये 24,000 मेगावाट हो जाएगा, जो अभी एट प्रेजेंट 7,000 मेगावाट के आसपास है। न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड हर साल एक एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी में आते हैं। आपको ये जो लेक्चर्स हैं कैसे लगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें चैट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।